जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं हम इंडियन इकोनॉमी, जिसे हम दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों एक विस्तृत रूप से हम वर्णन करेंगे, आपको एक-एक टॉपिक, एक-एक दोस्तों पॉइंट के बारे में सही से समझाते हुए चलेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत की व्यवस्था की, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हो गए, चाहे दोस्तों आपके एसएससी से रिलेटेड हो गए, चाहे दोस्तों उत्तर प्रदेश, चाहे जितने भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। उसी के पर्पज़ पर दोस्तों मैंने उसी पर आधारित कुछ आपके आपके दोस्तों कुछ टॉपिक्स लिए हैं। यानी दोस्तों आप देख सकते हो कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में ये आपके सिलेबस होने वाला है, ये वाला हमारा सिलेबस होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों बेसिक जानेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसके उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। और बेसिक में दोस्तों हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसके फादर कौन है। इस तरीके के दोस्तों इस अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि बेसिक्स के बाद दोस्तों हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और दूसरा दोस्तों हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार कहते हैं और क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। जैसे दोस्तों हम अपने अपने कॉलोनी वगैरह में देखते हैं कि हमारे कॉलोनियों में कितने दोस्तों घर, कितने प्रकार के घर हैं। किसी का किसी प्रकार से बना है घर, किसी का किसी के प्रकार से बना है घर। यानी कि किसी का 1 मंजिल भी घर बना है, किसी का 2 मंजिल भी घर बना है। इस तरीके से दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट हम जैसे घर देखते हैं, उसी तरीके से दोस्तों हर देश की अपनी-अपनी एक अलग-अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। जिस तरीके से दोस्तों आप देखते हो कि यूएसए, जो जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, अमेरिका की दोस्तों अलग अर्थव्यवस्था है। और आपकी दोस्तों रसिया की आपकी दोस्तों अलग अर्थव्यवस्था है। और चाइना की दोस्तों आपकी अलग अर्थव्यवस्था है। और हमारे भारत की दोस्तों अलग अर्थव्यवस्था है। जैसे दोस्तों आप रसिया की बात करें तो रसिया की आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था दोस्तों आपकी रसिया में, सॉरी दोस्तों, यूएसए में यूएसए में जो हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो यूएसए में आपकी पूंजीवादी हो जाएगी। और आपकी दोस्तों यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर हमें जो अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है वो आपकी दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। पूंजीवादी में अर्थव्यवस्था में दोस्तों आपका क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कंट्रोल रहता है वो सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में रहता है। यानी कि यहाँ पर सभी जो होता है दोस्तों, सब कुछ प्राइवेट लोग ही हैंडल करते हैं। यानी आप कह सकते हो निजी लोग ही इसको संभालते हैं। और दोस्तों हमारे अगर हम जैसे हम रसिया की बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी रसिया में हमको दोस्तों समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, जिससे हम दोस्तों, और जिसे हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के हाथों में दोस्तों सब कुछ होता है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ होता है। और दोस्तों हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। इस तरीके से हम दोस्तों अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार जानेंगे। और अगर हम दोस्तों क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो क्षेत्र में हम क्या-क्या जानेंगे, जैसे कि दोस्तों हमारे जो भी प्राकृतिक रूप से हमें जो जो प्राकृतिक रूप से जो हम उत्पादन करते हैं दोस्तों, चाहे दोस्तों आपकी कृषि के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, उस चीज़ को हम दोस्तों प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं, जिसे हम प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्रथम क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ से जो दोस्तों कच्चे माल जो उत्पन्न किए जाते हैं, कच्चे मालों का जो प्रयोग फिर जाके दोस्तों फैक्ट्रियों में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। तो उद्योग आपके दोस्तों सेकंड सेक्टर में आ जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। और आपके दोस्तों जो तृतीय क्षेत्र में, यहाँ पर आपके तृतीय क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर आपकी सर्विस यानी कि
सेवाएं दी जाती हैं। जैसे डॉक्टर है दोस्तों, आपका आपका दोस्तों जैसे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, लिखता है दोस्तों, उसकी फीस चार्ज करता है, तो वो भी एक तरीके की सेवा कर रहा है। तो उस तरीके से दोस्तों ये तीसरा जो सेक्टर है वहाँ पर हमें सर्विस देखने को मिलती है। इस तरीके से दोस्तों हम पहले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, ये नेशनल इनकम, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय के बारे में दोस्तों दूसरा टॉपिक में राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय आय दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि हम, जैसे दोस्तों आप छोटा एग्जाम्पल के रूप में जाने, जैसे ये हमारा घर है। घर में दोस्तों जो सभी लोग जो होते हैं, घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो जब पैसे कमा के लाते हैं, तो जितना भी पैसा कमाया जाता है उसको दोस्तों हम घरेलू आय कहते हैं, कि हमारे घरेलू आय इतनी है। यानी कि और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम पूरे देश की बात करेंगे, अगर हम दोस्तों पूरे देश की बात करेंगे, यहाँ पर चाहे जो दोस्तों आपके, चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर रुपए कमाते हो, चाहे आपके अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, ये दोस्तों जो ये जो सभी आपकी इनकम जो कमाते हैं, ये ये सभी के सभी दोस्तों, हम हो गए, आप हो गए, और ये जितने भी लोग हैं दोस्तों, ये सभी के सभी आपकी देश की इनकम में जुड़ते हैं। ये सभी के सभी दोस्तों आपकी देश की इनकम में आ जाते हैं, जिसे ही हम दोस्तों राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर दोस्तों हम जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीडीपी हो गया आपका, और एनडीपी हो गया दोस्तों, जीएनपी हो गया, और आपका दोस्तों एनएनपी हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों, और एक पीसीआई हो गया, ये सभी के सभी आपके नेशनल इनकम के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक दोस्तों हम पढ़ेंगे आपका इन्फ्लेशन, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। जब जैसे कि दोस्तों इस मुद्रास्फीति होता है कि महंगाई के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, क्या दोस्तों महंगाई हो रहा है, क्या महंगा हुआ है, क्या नहीं महंगा हुआ है, उसके बारे में बात की जाती है दोस्तों। जैसे हमारी जो वस्तुएं हैं, जो दोस्तों हमारी वस्तुएं हैं, आपकी सेवाएं हैं, इनकी कीमत में जब लगातार जब वृद्धि होती है, तो उसी को ही हम दोस्तों इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहते हैं, या मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसका अपोजिट होता है दोस्तों डिफ्लेशन। डिफ्लेशन आपका दोस्तों मंदी होता है, इसका अपोजिट आपका डिफ्लेशन मंदी कहलाता है। चौथा जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम गरीबी एवं बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों बेरोजगारी भी अलग अलग प्रकार की होती है, और गरीबी भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। पांचवा जो टॉपिक रहेगा, मनी एंड बैंकिंग, जिसे हम मुद्रा एवं बैंकिंग कहते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा दोस्तों हम फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वित्तीय बाजार में क्या होता है, इसमें आपका पैसा का लेन देन होता रहता है दोस्तों। यहाँ पर आपका सेबी जो होता है, सेबी के बारे में दोस्तों जानेंगे। जो सेबी दोस्तों, जितने भी हमारे शेयर मार्केट है उनको कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है सेबी, उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। तीसरा जो बजट है, बजट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो घाटे वगैरह होते हैं, घाटे दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हम दोस्तों आपके बजट के बारे में देखते हैं। जो राजकोषीय नीति के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। राजकोषीय नीति वगैरह ये सभी के सभी बजट के अंदर देखेंगे दोस्तों। टैक्स के बारे में जानेंगे। जीएसटी भी दोस्तों आपका एक टैक्स इसी के अंदर आता है। इसमें भी दोस्तों जानेंगे कि टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्स होता है, जिससे हम अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर कहते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों हम इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बारे में दोस्तों जानेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और आपूर्ति के आधार पर दोस्तों आपूर्ति के बारे में जानेंगे। किस तरीके से दोस्तों मार्केटों में, हमारे देश में किस चीज़ की डिमांड हो रही है और किस चीज़ की दोस्तों सप्लाई कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो हमारी भारत सरकार में पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती हैं कि देश का विकास करने के लिए, उसके बारे में भी दोस्तों 5 ईयर्स प्लानिंग के बारे में भी जानेंगे। अब दोस्तों हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में दोस्तों जानेंगे कि इकोनॉमिक्स और आपके इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। थोड़ा दोस्तों आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आपका अलग वर्ड है, और आपका दोस्तों इकोनॉमिक्स अलग शब्द है आपका, ये ग्रीक वर्ड है।
और आपका दोस्तों अर्थशास्त्र अलग शब्द है दोस्तों। एक्चुअली में जो इकोनॉमिक्स है इसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब दोस्तों अर्थशास्त्र की बारे में बात करते हैं तो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र आया कहाँ से, अर्थशास्त्र की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो हम पढ़ेंगे वो आपका अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ेंगे वो इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और हमारे इकोनॉमिक्स और आपके इकोनॉमी में क्या क्या अंतर है उसके बारे में भी जानेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन इकोनॉमिक्स कहलाता है और इसका इकोनॉमिक्स का जो हिंदी वर्जन है, हिंदी में दोस्तों हम इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अब दोस्तों ये अर्थशास्त्र है, ये यह आपका एक्चुअली में एक ग्रंथ है। और यह ग्रंथ जो दोस्तों लिखा गया है अर्थशास्त्र, वो आपका एक दोस्तों अर्थशास्त्र जो लिखा गया है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चाणक्य। और चाणक्य को ही हम दोस्तों कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चाणक्य को ही दोस्तों हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं इनको। और अगर हम दोस्तों चाणक्य की बात करते हैं तो यह आपके एक दोस्तों विश्वविद्यालय जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये आपके अध्यापक थे। और यहीं पर दोस्तों इन्होंने चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, यानी एक किताब लिखी जिसका नाम था दोस्तों आपका अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया था, यानी एक किताब लिखी गई थी, उसका जो नाम था वो अर्थशास्त्र था। और इनके जो अर्थशास्त्र का जो अर्थ था, अगर हम दोस्तों इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं तो इसका एक्चुअली में जो अर्थ था दोस्तों, अगर हम इसका दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं अर्थ प्लस शास्त्र, तो इसका जो है अर्थ निकलता है वो दोस्तों, अर्थ का मतलब हो जाता है यहाँ धन। अर्थ का मतलब यहाँ पर धन हो जाता है। और शास्त्र का मतलब हो जाता है दोस्तों अध्ययन करना। दोस्तों हमारा जो अर्थशास्त्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का अगर हम दोस्तों मतलब निकालेंगे तो धन होता है, शास्त्र का मतलब वो निकालेंगे अध्ययन होता है। अगर हम इनका दोनों को मिलाकर जो अर्थ निकालते हैं दोस्तों, उसका मतलब हो जाता है धन का अध्ययन करना। उसका मतलब हो जाता है दोस्तों स्टडी ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड अर्थशास्त्र। यानी कि धन का अध्ययन करना ही आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वास्तव में चाणक्य के द्वारा जो किताब लिखी गई थी अर्थशास्त्र की, यह आपकी धन से संबंधित नहीं थी। अर्थशास्त्र जो किताब थी वो दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। वास्तव में देखा जाए तो ये धन से इसका कोई मतलब नहीं था, धन धन से या संबंधित कुछ नहीं इसमें लिखा गया था, धन से संबंधित नहीं थी। और यह जो दोस्तों यह चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक थी, जो संबंधित थी वो आपकी राजनीति से संबंधित थी, यानी कि पॉलिटी से संबंधित थी। राजनीति से यह दोस्तों ग्रंथ जुड़ा हुआ था आपका। और अगर हम दोस्तों राजनीति को ही हम पॉलिटी कहते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपकी राजनीति में जो लिखा गया था इनकी किताब में राजनीति के बारे में, तो इसमें ये लिखा गया था कि एक राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए, एक राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए, क्या शासन चलाना चाहिए, कैसे शासन चलाना चाहिए, और उसकी न्याय तंत्र उसका किस तरीके से होना चाहिए, और थोड़ा कृषि के बारे में भी जाना गया था। ये दोस्तों चाणक्य के ग्रंथ में अर्थशास्त्र किताब में ये सब चीज लिखी गई थी। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों इसका धन का अध्ययन करने से कोई संबंधित ये किताब अर्थशास्त्र से मतलब कुछ था नहीं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दोस्तों, अब अर्थशास्त्र का जो इंग्लिश में दोस्तों इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब इकोनॉमिक्स भी दोस्तों आपका अलग वर्ड है। अर्थशास्त्र के बारे में दोस्तों जान लिया, अर्थशास्त्र आपका चाणक्य के ग्रंथ से लिया गया है। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स जो शब्द है, जो वर्ड है, वो आपका दोस्तों एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी भाषा का एक दोस्तों शब्द है जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया है दोस्तों, ग्रीक वर्ड एक ओइकोनोमिया है। और ओकोनोमिया से ही दोस्तों इकोनॉमिक्स आपका लिया गया है, ग्रीक वर्ड है इकोनोमिया, इसी से दोस्तों आपका इकोनॉमिक शब्द लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा।
आया होगा दोस्तों। इकोनॉमी आपका एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों। इस शब्द से ही निकल कर आपका दोस्तों आया है जो शब्द है वो आपका इकोनॉमिक्स है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यानी आप कह सकते हो इजी वे में दोस्तों, आपका इकोनॉमिया जो है वो ग्रीक वर्ड है, और इस वर्ड से आपका जो निकल कर आया है वो आपका इकोनॉमिक्स आया है। अगर हम दोस्तों इसका अर्थ जानते हैं इकोनॉमिया का, तो इसका जो अर्थ होता है वो आपका घर का प्रबंधन करना, घर का प्रबंधन यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और दोस्तों इसका एक और अर्थ होता है जिसका मतलब होता है आपका संसाधनों का प्रबंधन करना। यानी दोस्तों संसाधनों का प्रबंधन करना या घर का प्रबंधन करना, ये इसके अर्थ होते हैं। और दोस्तों संसाधनों का प्रबंधन करना इसका क्या मतलब होगा? संसाधनों का प्रबंधन करना दोस्तों, ये आपका इसका क्या मतलब है, अगर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे पास, आप सभी जानते हो कि रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज तो दोस्तों अभी फिलहाल में तो बहुत सारे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं दोस्तों, कि आपको लगता है कि जैसे कच्चा तेल एक रिसोर्स है, ठीक है दोस्तों। अगर ये हमारे पास अभी तो फिलहाल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये भविष्य में ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये दोस्तों भविष्य में ऐसा है कि ये ख़त्म भी हो सकता है, ख़त्म भी हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। हमारे जो पास रिसोर्सेज हैं वो दोस्तों अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आपका ये तेल है, एक दिन आएगा कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो दोस्तों कम है, और लेकिन दोस्तों जो हमारी इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो इच्छाएं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पास लेकिन रिसोर्सेज कम है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। इन इन सभी का जो मैनेजमेंट दोस्तों आपका कहलाता है, उसी को हम संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। और संसाधनों का जो प्रबंधन दोस्तों, अगर हम संसाधनों का जो प्रबंधन की बात करते हैं, तो अगर हम इसको समझें, आप एक दोस्तों एक वे में कह सकते हो कि जो हमारी लिमिटेड जो रिसोर्सेज के साथ साथ हमारी हमारी जो यानी कि जो जनसंख्या की इच्छाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम कह ऐसे दोस्तों संसाधनों का प्रबंधन का मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है लेकिन इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, और इन इच्छाओं को दोस्तों कैसे कैसे मैनेज किया जाएगा, यही आपका संसाधन का प्रबंधन है। और संसाधनों का जो प्रबंधन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो हमें दोस्तों अर्थशास्त्र ही बताता है। अर्थशास्त्र हमको दोस्तों क्या बताता है कि अर्थशास्त्र बताता है कि हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेस हैं, लिमिटेड सोर्स के साथ जो जनसंख्याओं की जो इच्छाएं को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, वो हमें अर्थशास्त्र बताता है। जैसे दोस्तों एक पॉइंट में और आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे घर वाले हैं, इन घर वालों की भी इच्छाएं बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो सभी की इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों हमारा जो अर्थशास्त्र बताता है कि कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो यह चीज़ जो बताता है वो हमारा अर्थशास्त्र बताता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों हमारा अर्थ इसका मतलब हो जाता है कि संसाधनों का प्रबंधन करना, इसका मतलब हो जाता है कि आपका लिमिटेड सोर्सेज के साथ बहुत ज़्यादा जनसंख्याओं की इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसे कहते हैं संसाधनों का प्रबंधन। और संसाधनों का जो प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें बताता है अर्थशास्त्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार और आपको बता देता हूँ दोबारा से, हमारा जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, अर्थशास्त्र हमको यह बताता है कि हम कम रिसोर्सेस में यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस में बहुत यानी कि सभी लोगों की इच्छाओं को सभी लोगों की इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, वो हमें अर्थशास्त्र बताता है। और इन ये जो आपकी दोस्तों लिमिटेड जो सोर्सेस हैं, आपके लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं, और इनसे हम ज़्यादा जनसंख्याओं की इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसको कहते हैं संसाधनों का प्रबंधन करना। संसाधनों का प्रबंधन, जैसे दोस्तों हम स्टूडेंट लाइफ में कम रिसोर्सेज में हम अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। हम दोस्तों कम रिसोर्सेज में बहुत सारी
इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। तो यह दोस्तों यह हमें दोस्तों कौन सिखाता है? अर्थ। यह हमें कौन बताता है ये चीज़ें सब चीज़? तो ये हमें जो बताता है वो हमारा अर्थशास्त्र है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम। एक दोस्तों अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। एक एडम स्मिथ दोस्तों एक व्यक्ति थे जिन जो कि आपके स्कॉटलैंड से थे। आपके दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, यह आपके स्कॉटलैंड के थे। और अगर हम दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने दोस्तों 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। और इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत भी दिया था जिसका सिद्धांत का नाम था अ, अ- हस्तक्षेप का सिद्धांत। इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था हस्तक्षेप का सिद्धांत। और दोस्तों इसमें इन्होंने इस बुक में दोस्तों आपका पूंजीवादी यहाँ पर दोस्तों जो इस वाली बुक्स में इस वाली बुक्स में इन्होंने सबसे ज्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को के बारे में बताया था। इन्होंने दोस्तों आपकी एक किताब है ये दोस्तों, इस किताब में इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। और इसको दोस्तों इसमें आपकी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो था इकोनॉमिक्स में वो दोस्तों आपका एडम स्मिथ का ही था। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो एडम स्मिथ का ही था। इसलिए दोस्तों अर्थशास्त्र के इनको जनक कहा जाता है। इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था। एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत और दिया था जिसका नाम था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने एक और दोस्तों सिद्धांत दिया था जिसका नाम है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे अर्थ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र और इकोनॉमी में क्या अंतर है। अगर हम दोस्तों इन दोनों के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और इकोनॉमी दोस्तों जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारी कोई मान के चलिए केमिस्ट्री की कोई किताब है। केमिस्ट्री की दोस्तों ये यहाँ पर किताब है और यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन लिखी हैं, अभिक्रियाएं लिखी गई हैं। और ये हमें दोस्तों कोई टीचर आके बताता है, पढ़ाता है इन सभी की रिएक्शन सिद्धांतों को, नियमों को, और यानी कि दोस्तों क्रियाओं को, इन सभी अभिक्रियाओं को बताता है। और लेकिन दोस्तों फिर पढ़ाने के बाद में ये हमको दोस्तों टीचर लैब में ले जाता है और यहाँ पर दोस्तों इन सभी नियमों को, इन अभिक्रियाओं को दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करना बताता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रयोग करना हम सीख जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको समझना है कि ये हमारी अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र ये दोस्तों हमारी एक बुक है। ये दोस्तों केमिस्ट्री की आपकी एक बुक है। यहाँ पर सभी के सभी नियम और कानून लिखे गए हैं, अभिक्रियाएं लिखी गई हैं और इन सबको अप्लाई जो किया जाता है वो आपका लैब में कराया जाता है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी आप समझिए दोस्तों, ये हमारी बुक है और इस इकोनॉमिक्स में जितने भी नियम दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं और जो भी दोस्तों नियम कानून जो भी दिए गए, इनको हम जब किसी किसी जगह पर दोस्तों जब अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ को हम दोस्तों कहते हैं इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था के कई सारे नियम होते हैं, कई सारे सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों को जब हम किसी भी देश के अंदर जब इनको अप्लाई करते हैं, इनको लागू करते हैं, तो उसको हम उस देश की इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था के नाम से उसको जानते हैं। वही दोस्तों इसमें पॉइंट लिखें, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है दोस्तों, यह एक सब्जेक्ट है यानी कि एक दोस्तों विषय है और इसमें बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं, बहुत सारे सिद्धांत प्रिंसिपल दिए गए हैं दोस्तों, यानी नियम दिए गए हैं बहुत सारे। और जब हम इन नियमों को, इन थ्योरियों को दोस्तों जिस पर लागू करते हैं या जिस पर अप्लाई करते हैं, उसी को हम दोस्तों अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसी की डेफिनेशन लिखी है। आपको दोस्तों यह पॉइंट समझ में आया होगा, एक बार और बता देता हूँ। दोस्तों जब हम किसी भी नियमों को या सिद्धांतों को
जब हम किसी नियमों या सिद्धांतों को जब प्रैक्टिकल किया जाता है, यानी कि जब इनको लागू किया जाता है किसी भी देश या किसी देश के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो उसको हम अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसी की डेफिनेशन दोस्तों, एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी दोस्तों जो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करना ही अर्थ अर्थव्यवस्था ही कहलाता है। अर्थशास्त्र के जो दोस्तों हमारे नियम सिद्धांत हैं, हम इन सिद्धांतों को जब लागू करते हैं तो उसी को हम दोस्तों अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे दोस्तों अर्थशास्त्र के हम, जैसे ये हमारा मान के चलिए ये हमारा दोस्तों भारत देश है, और ये हमारा भारत देश है। और अगर ये हमारी दोस्तों इकोनॉमिक्स की किताब है, ये दोस्तों हमारी किताब है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, बहुत सारे नियम दिए गए। और जब हम दोस्तों इस नियमों को, इन सिद्धांतों को जब किसी देश के अंदर यानी किसी जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जब लागू करते हैं तो दोस्तों यही जो चीज़ें हैं, अब ये जो चीज़ें हैं तो प्रैक्टिकल जब वो होने लगे यहाँ पर दोस्तों, यहीं पर प्रयोग होने लगे, तो यही चीज़ आपकी दोस्तों इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अगर हम दोस्तों भारत में इन चीज़ों को अप्लाई यानी प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, तो हम दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे भारत की एक अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी है। तो यही पॉइंट है दोस्तों, यदि हम अर्थशास्त्र के नियम यदि भारत में दोस्तों अप्लाई करें यानी प्रयोग करें, तो ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बन जाती है, यानी ये भारत की अर्थव्यवस्था कहलाती है। यही पॉइंट है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये आपको मैंने समझा दिया। इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है। यानी कि दोस्तों जब हम अर्थशास्त्र के किसी भी नियम या कानून को जब चीन में अप्लाई करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी चीन की इकोनॉमी बन जाएगी, चीन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। दोस्तों यही पॉइंट है कि आप अर्थव्यवस्था एक विषय है, अर्थशास्त्र एक विषय है, जबकि इकोनॉमी उस अर्थशास्त्र का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अर्थशास्त्र है जो दोस्तों, अर्थशास्त्र एक आपका सब्जेक्ट है, विषय है, और इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी दोस्तों इस अर्थशास्त्र का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र के वर्गीकरण के बारे में, अर्थशास्त्र की क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन, अर्थशास्त्र के वर्गीकरण को दो पार्ट में किया गया है, और इसको जो करने वाले जो दोस्तों अर्थशास्त्री थे उनका नाम था रैगनर फ्रिस्क ने इकोनॉमिक्स का दोस्तों वर्गीकरण, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किया था। और इसका जो वर्गीकरण किया था वो आपका दो पार्ट में किया था। पहला जो पार्ट था उसको हम दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और दूसरा पार्ट है उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब दोस्तों व्यष्टि और अर्थशास्त्र और आपका समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये आपका व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, यह आपका छोटा होता है। इसका मतलब व्यष्टि का जो मतलब होता है दोस्तों, व्यष्टि को हम माइक्रो कहते हैं, और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है छोटा, वही लिखा है दोस्तों नीचे, इसका मतलब होता है छोटा। और जो हमारा मैक्रो है दोस्तों, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है। और मैक्रो यानी कि दोस्तों समष्टि का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बड़ा। तो छोटे के मतलब में आप समझ सकते हो दोस्तों, जब हम किसी एक के बारे में बात करते हो, जब हम किसी एक के बारे में बात करें यानी इंडिविजुअल के बारे में बात करें, तो उसको हम व्यष्टि कहते हैं। और जब हम दोस्तों जब किसी बड़े के बारे में यानी कि किसी पूरे देश के बारे में बात करते हैं, और पूरे देश के बारे में बात करें, तो दोस्तों हम उसको समष्टि कहते हैं। यानी आप कह सकते हो दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं एक व्यक्ति की बात करता हूँ, जैसे आप समझ सकते हो दोस्तों, जब अंबानी की बात की जाए, तो अंबानी के बारे में बात करें तो दोस्तों उसको हम व्यष्टि कहेंगे। और जब हम दोस्तों भारत के बारे में बात करेंगे, तो भारत को हम दोस्तों समष्टि कहेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर बातें किस किस चीज़ की जाती हैं, चाहे आपके दोस्तों अंबानी की आय हो गई, अंबानी की चाहे कंपनी हो गई, चाहे दोस्तों उनके एक्सपेंडिचर हो गए, उनके बारे में जब दोस्तों बात की जाती है तो उसको हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब हम दोस्तों पूरे कंप्लीट भारत के बारे में बात करेंगे, भारत के बारे में बात कब कैसे कर सकते हैं, जब दोस्तों महंगाई बढ़ रही हो, तो महंगाई तो आपके पूरे भारत की समस्या है, तो महंगाई के बारे में दोस्तों जब बात करें तो, और फिर दोस्तों नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे महंगाई बढ़े तो वो दोस्तों पूरे देश की समस्या है, उसको हम समष्टि कहेंगे। और अगर दोस्तों हम बेरोजगारी के बारे में बात करें या बजट के बारे में बात करें, तो बजट भी दोस्तों आपका पूरे देश की समस्या, बजट तो पूरे देश का बनता है, तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आएगा। तो इसी तरीके से कुछ पॉइंट है दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है, यानी कि एक एक के बारे में बात होती है इसमें। यानी कि दोस्तों व्यष्टि के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, किसी एक के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बता दिया अंबानी का एग्जाम्पल देके, यहाँ पर सिर्फ एक का ही अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। और अगर हम दोस्तों समष्टि के बारे में बात करें, समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो इसको स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी कहा जाता है, जिसे हम दोस्तों संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इंडिविजुअल यानी कि किसी किसी एक व्यक्ति की आय के बारे में बात करेंगे, या किसी फर्म यानी कंपनी के बारे में बात करेंगे, या हम किसी एक व्यक्ति के आय के बारे में बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति के व्यय के बारे में बात करेंगे, उसके उपभोग के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आएंगे। और अगर हम दोस्तों पूरे देश के बारे में बात करें, यानी पूरी नेशनल इनकम के बारे में बात करें, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। जब हम दोस्तों पूरे देश की बात करते हैं, तो जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो वो आपकी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। चाहे आपकी दोस्तों इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया, महंगाई जो होता है दोस्तों पूरे देश की समस्या होती है, तो जब पूरे देश के बारे में बात की जाती है तो वो आपकी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। आपका बजट भी हो गया दोस्तों, बजट भी पूरे देश का बनता है दोस्तों, तो यहाँ पर पूरे देश के बारे में बात होती है। और यानी आप कह सकते हो जो बड़े बड़े मामलों के बारे में बात की जाए तो वो आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया दोस्तों, यह भी आपका दोस्तों समष्टि के अंदर ही आएगा। अब जो दोस्तों, अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, यह किसके दिमाग की उपज थी, यह दोस्तों सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल को दोस्तों व्यष्टि अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। और इधर दोस्तों समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इसके जो फादर थे, इनके जो जनक थे, उनका नाम था जे एम किन्स। इनको दोस्तों जे एम किन्स कहा जाता है, इनको अल्फ्रेड मार्शल के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट सभी के सभी समझ में आए होंगे। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो फादर ऑफ अल्फ्रेड मार्शल जो थे व्यष्टि के, उन्होंने एक किताब लिखी थी दोस्तों, जिस किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपके इंग्लिश में दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक किताब लिखी थी। और एक किताब है दोस्तों जे एम किन्स की, जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने ही, आपके जो अल्फ्रेड मार्शल जो थे, इन्होंने कीमत का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का जो सिद्धांत, इन्होंने दोस्तों कीमत का सिद्धांत दिया था। और दूसरा जो सिद्धांत था वो आपका दोस्तों मांग एंड मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत था। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत दोस्तों दूसरा था। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो इनके भी सिद्धांत जो थे, यानी आप कह सकते हो दोस्तों हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था को हम कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं, और हम दोस्तों इसको मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें,
जेएम किन्स के बारे में इन्होंने आय एवं रोजगार का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम का सिद्धांत दिया था। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी पॉइंट ये समझ में आए होंगे। जितने भी पॉइंट हैं ये दोस्तों आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर हम कुछ इनके बारे में एक दोस्तों आपको फैक्ट बता देता हूँ, एक पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका दोस्तों जैसे कि फर्म क्या होता है और आपका दोस्तों इंडस्ट्री क्या मतलब होता है, इनका थोड़ा मतलब बता देता हूँ। फर्म दोस्तों, फर्म हम उसको कहते हैं, फर्म का मतलब होता है दोस्तों कंपनी, यानी किसी कोई एक कंपनी हो। जैसे हमारी दोस्तों एक रिलायंस है, रिलायंस एक कंपनी है, तो दोस्तों हम इसको हम दोस्तों आपका फर्म कह सकते हैं। यानी कि रिलायंस एक फर्म है, यानी कि एक कंपनी है, तो फर्म और कंपनी दोनों एक शब्द सेम है। फर्म का मतलब होता है कंपनी, जैसे रिलायंस आपकी एक फर्म है। और इंडस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों इसमें कई सारी फर्म आ जाती हैं, कई सारे। जब फर्म का एक समूह होता है तो उसको हम दोस्तों उद्योग कहते हैं। जैसे आपका दोस्तों एक, जैसे आपके दोस्तों जैसे आपकी रिलायंस कंपनी आए, आपकी दोस्तों वोडाफोन की कंपनी आ जाए, इसी में दोस्तों आइडिया की कंपनी आ जाए, और ये सभी कंपनियां दोस्तों आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आती हैं। टेलीकॉम दोस्तों इंडस्ट्री है, तो यानी कि ये आपका एक उद्योग है। तो इसमें दोस्तों कई सारी फर्म मिलकर आपका एक उद्योग उद्योग बनाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जो अकेला होता है दोस्तों उसको फर्म कहते हैं, जो ग्रुप में होता है उसको हम इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। कुछ दोस्तों क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है, किस किस के बारे में पढ़ा हमने। पहला जो क्वेश्चन है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों डैश है पर लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस पर लिखी गई पुस्तक है, तो आपका जो आंसर है शासन करने के सिद्धांत पर और अभ्यास पर। यही मैंने दोस्तों आपको बताया था। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक आपको दोस्तों एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक इनको कहा जाता है। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो आपका दोस्तों हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो अर्थशास्त्री जिन्होंने 1920 के दशक में मैक्रो शब्द शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था, तो वो कौन थे, वो आपके रैगनर फ्रेस्क थे। इन्होंने ही दोस्तों आपकी इन्होंने ही दोस्तों क्लासिफिकेशन किया था अर्थशास्त्र का। तो उनमें से दोस्तों जो मैक्रो जो शब्द था, यानी कि जिसका मतलब दोस्तों सूक्ष्म शब्द जो था, उसका अर्थशास्त्र, उसका जो इस शब्द का जो अर्थ, इस शब्द को जो पेश किया था वो आपके रैगनर फ्रेस्क ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम मैक्रो कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, वो आपका दोस्तों इसको हम आय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया भी था उनको। व्यष्टि को भी हम, व्यष्टि हो गया, व्यष्टि को हम कीमत का सिद्धांत, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। और उसी तरीके से हमारे दोस्तों ये आपके ये आय एवं रोजगार का सिद्धांत हो जाएगा समष्टि। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। एक है हमारा मूल सिद्धांत डॉट के रूप में जाना जाता है, तो ये हमारा दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक किसको जाना जाता है, तो वो आपके जेएम किन्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी ये पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।